प्रयोग होगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि जो उसने किया है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 84 की, जिसमें वर्णन है विकृत चित्त का। विकृत चित्त मतलब वह अपने सही मानसिक स्थिति में नहीं है, मतलब या तो पागल है या तो मदोन्मत्त है। मदोन्मत्त मतलब नशे में है या फिर उन्मत्ता है। ठीक है, उन्मत्ता मतलब भी एक तरीके का पागलपन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 84 में शब्द लिखा हुआ है चर्सी। चर्सी आपने सुना होगा, चरस से संबंधित, जो चरस लेते हैं उनको बोलते हैं चर्सी है ये। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति चरस लेता है, जाहिर सी बात है एक तरीके से मदोन्मत्त है ना, मद है यानी नशे से भरा हुआ है, तो एक तरीके से पागल ही हो जाते हैं। तो चर्सी फॉर 84 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 84 में किस चीज़ का वर्णन है? विकृत चित्त व्यक्तियों का, यानी पागल, मदोन्मत्त और उन्मुक्ता वाले व्यक्तियों का। और इसी को मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको बोला जाता है आपका मैकनॉटन लॉ। मैकनॉटन लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मैकनॉटन था। उनको मारने वाला एक व्यक्ति था जो कि पागल था। हालांकि उसने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनको ना लग के दूसरे व्यक्ति को लग गई थी गोली। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रकार का क्षमा योग्य अपराध होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 96 की। इसमें वर्णन है प्राइवेट प्रतिरक्षा की, यानी सेल्फ डिफेंस की। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा और 96 में शब्द लिखा हुआ है ना छू। नाउच है ना छू, यानी सेल्फ डिफेंस में कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मत छूना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको छूने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गलत निगाहों से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति कि मुझे ना छू। ना छू फॉर 96। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 96 में किस चीज़ का वर्णन है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का, यानी सेल्फ डिफेंस का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 100 की। इसमें वर्णन है निजी प्रतिरक्षा के संबंध में कब मृत्यु कारित की जा सकती है। मृत्यु कारित की जा सकती है मतलब क्या है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कब सामने वाले व्यक्ति को मारा जा सकता है। तो उसके लिए 5 तरीके हैं। या तो मृत्यु होने की आशंका हो तब मारा जा सकता है, या बलात्संग मतलब बलात्कार की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तब मारा जा सकता है, एसिड अटैक की स्थिति में मारा जा सकता है, या फिर अप्राकृतिक अपराध के संदर्भ में भी मारा जा सकता है। और एक होता है अपहरण या फिर व्यापहरण, तो इसके संबंध में भी मारा जा सकता है। तो ये 5 होते हैं। निजी प्रतिरक्षा के संबंध में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है तो उसको सजा मिलने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 में शब्द लिखा हुआ है सेव। सेव मतलब सुरक्षित रखना खुद को, सेफ रखना खुद को। तो सेफ रखने के लिए अगर किसी को मार भी दिया गया तो गलत नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 100 में किस चीज़ का वर्णन है? खुद को सेफ रखने का। खुद को सेफ यानी सुरक्षित रखने का, यानी निजी प्रतिरक्षा के संबंध में सामने वाले की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। और कैसी स्थिति में? तो मैंने आपको बता दिया कि ये 5 स्थितियाँ होने पर। ठीक है, धारा 121 जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, किसके विरुद्ध बात हो रही है वो बात अलग है, लेकिन युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध ऐसा समझिए कि एक पक्ष से एक आदमी आया, दूसरे पक्ष से एक आदमी आया। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 2 पक्ष के सिपाही हैं, तो समझिए कि एक सिपाही से एक सिपाही लड़ेगा। तो एक सिपाही सामने एक पक्ष से आया, दूसरे पक्ष से दूसरा सिपाही आया। जब दोनों आपस में आके मिल गए, लड़ने लगे, तो युद्ध शुरू हो गया, है ना। जब साइड साइड में खड़े हैं तब तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जब दोनों एक एक तरफ से आके बीच में लड़ने लगे तो युद्ध होने लगा। तो एक एक थे साइड में, बीच में आके 2 हो गए, तब युद्ध शुरू हो गया। तो 1 2 1। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 121 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। ठीक है, और 121 का में युद्ध के प्रयत्न का वर्णन है। तो 121 आपको याद हो गया, तो 121 का आप खुद से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 122 की, जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का। आयुध मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो एक प्रकार का हथियार बंदूक भी होता है। तो बंदूक में आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, 12 और दू। बंदूक, ठीक है, बंदूक 12 और दू। बंदूक 12 दू, आप 1 से 2 बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बंदूक एक प्रकार का हथियार है। बंदूक में शब्द लिखा हुआ है 12 और दू, बंदूक। ठीक है, तो 12 और 2 यानी 122। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 122 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का। ठीक है, अब है धारा 124 का, जिसमें वर्णन है राजद्रोह की परिभाषा का।
आपको पता है जो आईपीसी है सन 1861 में आया था, उस टाइम पे राजतंत्र चल रहा था। आपको पता है इंग्लैंड का राजतंत्र चल रहा था, यहाँ पे इंग्लैंड का शासन चल रहा था, वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, इस कारण से यहाँ पर राजद्रोह शब्द लिखा हुआ है। तो वैसे तो अगर बोलें कि राजद्रोह की जगह अब वर्तमान में वैसे देशद्रोह होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको अपडेट नहीं किया गया, तो देशद्रोह राजद्रोह एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 124 का लिखा हुआ है। आपको पता है कि अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करेगा या फिर देश के खिलाफ द्रोह करेगा तो उसको राजा क्या करेगा, बंदी बना लेगा, यानी चारों तरफ से उसको पैक कर देगा। यही बात है ना, अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करता है, राजद्रोह करता है, तो बंदी बना लिया जाएगा चार दीवारी के बीच में। तो बंदी फॉर 12 दी, ठीक है, बंदी 12 दी, ठीक है, 12 हो जाएगा, और चार दीवारी के अंदर बंदी बना लिया जाएगा तो 4, 12 और 4 124। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 124 का में किस चीज़ का वर्णन है, राजद्रोह की परिभाषा का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 130 की, जिसमें वर्णन है युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 130 में एक लिखा हुआ है शब्द और फिर 30 लिखा हुआ है। 30 जिसको बोलते हैं 30, और 30 में शब्द मिल जाएगा धरती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना। यानी कोई भी युद्ध चल रहा था दो देशों के बीच या फिर दो राजाओं के बीच पहले चलता था, ठीक है। तो अगर कोई भी युद्ध चल रहा है तो क्या है कि उसको बंदी बना लिया गया दूसरे पक्ष वाले सैनिक को, यानी अपनी धरती में रखा जाएगा। जिसको बंदी बना लिया जाएगा तो बंदी बनाने वाला राजा क्या करेगा, अपनी धरती में रखेगा। तो एक धरती से भगाने की बात हो रही है, मतलब अपने जितना राज्य क्षेत्र है उस वाली धरती से बाहर भगाने की बात हो रही है, ठीक है। किसको, युद्धबंदी या फिर राजबंदी को। तो एक धरती से बाहर भगाने की बात, तो एक धरती फॉर 130। तो याद रखिएगा धारा 130 यानी 130 में किस चीज़ का वर्णन है, युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना है, एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 141 की। इसमें वर्णन है विधि विरुद्ध जमाव की। विधि विरुद्ध जमाव मतलब क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना, ठीक है। लेकिन अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, 5 से कम व्यक्ति होंगे, तो वो विधि विरुद्ध जमाव ना कहला के सामान्य आशय कहलाएगा, कॉमन इंटेंशन कहलाएगा, जिसको मैंने आपको याद करवाया था धारा 34 में। मैंने आपको बताया था कि जो चीटियां होती हैं उनका कॉमन इंटेंशन होता है। तो अगर 5 से कम लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन, और 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, ठीक है। इसके संबंध में एक वाद भी था शिवाजी सिंह वर्सेस बिहार सरकार के बीच, कि जो विधि विरुद्ध जमाव है वो बाद में भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि पहले 4 लोग हैं लेकिन कहीं पर गए, उसके बाद वहाँ पर और दोस्त आ गए, 6-7 हो गए, तो वो एक विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव जो है वो बाद में भी हो सकता है। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है विधि विरुद्ध जमाव, यानी मैंने आपको बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो जाहिर सी बात है एक टोली हो जाएगा, है ना। जैसे कृष्ण भगवान की टोली हुआ करती थी, वैसे ही अगर ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो उनकी गिनती टोली में होने लगेगी, तो एक टोली बन जाएगा। तो अगर एक टोली कहीं जाएगी तो उसको विधि विरुद्ध जमाव बोला जाएगा। तो एक टोली फॉर 141। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 141 में किस चीज़ का वर्णन है, विधि विरुद्ध जमाव का वर्णन है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 146 की। इसमें वर्णन है बलवा का। बलवा में आपको बता दूं कि बलवा का अर्थ होता है बल का प्रयोग कानून के खिलाफ, ठीक है। कितने व्यक्तियों द्वारा, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। लेकिन अगर बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, जो कि धारा 141 में वर्णन है। और बल का प्रयोग करेंगे अगर कानून के खिलाफ तो बलवा कहलाएगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बलवा में बालू शब्द लिखा हुआ है, बालू रेते को बोलते हैं, ठीक है, रेता। तो आपको पता है बालू का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। एक छाया यानी एक घर बनाने के लिए, ठीक है। इंसान छत बनाता है जिससे कि छाया रहे, तो एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। तो बालू फॉर बलवा और एक छाया फॉर 146। तो 146 यानी धारा 146 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों, बलवा का वर्णन है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 159 की। तो इसमें वर्णन है दंगे के परिभाषा का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद है धारा 160। इसमें वर्णन है दंगे के दंड का।
तो इसकी कोई खास ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर दंगे की बात हो रही है और आपको पता है दंगे में काफ़ी ज़्यादा मार काट होती है, ठीक है। तो 159 में शब्द लिखा हुआ है एक पाँव नहीं, यानी एक पाँव अब नहीं है, एक पैर अब नहीं है, क्योंकि दंगा होता है तो दंगे में लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब एक पाँव नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 159 में दंगे का वर्णन है और उसके बाद 160 में दंगे के दंड का वर्णन है, ठीक है। साथ ही साथ बलवा और दंगा के संबंध में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दंगा होता है वो सार्वजनिक स्थान पर होता है और जो बलवा होता है वो प्राइवेट स्थान पर होता है, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दंगे में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, यह किसने कहा था, तो उसका सही जवाब होगा ब्लैक स्टोन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 171 ए से धारा 171 आई की, ठीक है। तो इनके बीच में बात की गई है निर्वाचन संबंधी अधिकारों का, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बात की जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक की जाएगी, धारा 171 ए से धारा 171 आई के बीच में। चाहे वह धारा 171 बी की बात करें निर्वाचन में रिश्वत की, ठीक है, या फिर चाहे धारा 171 ई की बात करें कि 1 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा अगर कोई निर्वाचन में रिश्वत देता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है निर्वाचन संबंधी कुछ भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा और ये अध्याय 9 ए के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसको याद करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निर्वाचन यानी चुनाव की बात हो रही है और जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि सत्ता में एक ही पार्टी आती है, यानी चुनाव हो गया, चुनाव की गिनती हो गई वोटिंग की, तो उसके बाद हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सत्ता में एक ही पार्टी आई, चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन आएगी एक ही पार्टी, ठीक है। तो सत्ता में एक ही पार्टी आई जो कि आपको प्रदर्शित करेगा धारा 171 आई को, ठीक है। और सत्ता में एक ही पार्टी आई तो सत्ता फॉर 17 और एक ही पार्टी तो 17 और 1। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 171 जिसमें वर्णन है किसका, निर्वाचन संबंधी अधिकार का, कहाँ तक, धारा 171 ए से लेकर मैंने बोला सत्ता में एक ही पार्टी आई यानी धारा 171 आई तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जब भी निर्वाचन संबंधी कुछ भी पूछा जाए आईपीसी धारा से तो ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 191 की। इसमें वर्णन है मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठे साक्ष्य, झूठे सबूत देना। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि झूठे सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है झूठ बहुत दिन तो चलता नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी झूठा सबूत पेश कर रहा है तो वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है झूठ बोलेगा तो उसको भी अब कानून सजा देगा। तो अब क्या कर रहा है, एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है, जैसा आपके की गलती हो गई तो एक कान पकड़ के झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांग रहा है। तो एक कान फॉर 1 और 91, ठीक है, 1 कान 90 1 91। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 191 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या साक्ष्य देने का, क्योंकि किसी ने मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे साक्ष्य दिए, जब पकड़ा गया तो एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 211 की। इसमें वर्णन है मिथ्या आरोप की। मिथ्या आरोप मतलब होता है झूठा आरोप लगाना, ठीक है। तो झूठा आरोप, आरोप मतलब दोष होता है, तो दोष में आपको शब्द मिल जाएगा 200, दोष 200। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई भी जुर्म करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपराध करता है और खुद के बचने के लिए दूसरों को बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, झूठा आरोप लगा रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो क्या करेगा, जो भी लोग उसको मिलेंगे सभी से गाएगा, सभी से गा रहा है कि मैंने नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने ये काम किया है दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए। तो दोषी बना रहा है और सबसे गा रहा है, ठीक है। तो दोषी फॉर 200 और गा रहा फॉर 11। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 211 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या आरोप का यानी झूठे आरोप का, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 228 की। इसमें वर्णन है न्यायिक व्यक्ति के अपमान का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है अपमान दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपने शब्दों से यानी अपनी आवाज़ से किसी को बुरा भला बोल के, और दूसरा किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाकर। यानी एक तो अपराध किया जा सकता है अपनी वॉइस से, अपनी आवाज़ से, तो वॉइस फॉर 22, और या तो अपने हाथ से, तो हाथ फॉर 8। तो 22 और 8 यानी 228। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 228 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायिक व्यक्ति के अपमान का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट धारा 292 की। इसमें वर्णन है अश्लील पुस्तकों के विक्रय की, ठीक है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए पुस्तकों की बात हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर 292, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अश्लील जो पुस्तकें हैं उनको बैन कर देना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि कर दो बैन, क्या कर दो, बैन कर दो, ठीक है। तो कर दो बैन, तो दो और बैन फॉर 292। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 292 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील पुस्तकों के विक्रय का, यानी इनको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो फर्स्ट बार अगर पकड़ा गया तो 2 वर्ष की सज़ा प्लस 2000 जुर्माना होगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 5 साल की सज़ा प्लस 5000 जुर्माना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 294 की। इसमें वर्णन है अश्लील गाने गाना, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको 3 महीने की कैद प्लस जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर कोई भी अश्लील गाने गाता है तो अगर सामने वाला सही है तो यही बोलेगा कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कि नाच जाए, बोलेगा ना कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कान के नीचे कि वो नाच जाए। तो थप्पड़ दो कि नाच जाए, तो दो और नाच, नाच में शब्द लिखा हुआ है 9 और 4, तो 2 9 4 यानी धारा 294। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 294 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील गाने गाने का, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी दोस्त ने एक वीडियो में पूछा था कि सर जैसे महिलाओं को विवाह के लिए बाध्य करना कानूनी अपराध होता है, या फिर महिलाओं को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध होता है, तो क्या पुरुषों को विवाह के लिए बाध्य करना भी कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना क्या कानूनी अपराध है? तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो उसमें मैंने आपको धारा 8 में बताया था कि कानून के नज़रों में पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेद नहीं है। तो अगर महिलाओं के संबंध में कानूनी अपराध है तो पुरुषों के संबंध में भी वो चीज़ कानूनी अपराध में आएगी, यानी पुरुषों को भी विवाह के लिए बाध्य करना एक कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना एक कानूनी अपराध माना जाएगा और सेम सज़ा ही दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 299 की। इसमें वर्णन है आपराधिक मानव वध की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर वध की बात हो रही है, और वध जब आपने सुना होगा तो हमेशा दानव से संबंधित ही सुना होगा, यानी राक्षसों से संबंधित। श्री राम जब कहाँ गए थे, वन गए थे, तब उन्होंने बहुत सारे दानवों का वध किया था, जैसे ताड़का वध, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वध आपने दानव से संबंधित सुनी होगी, दानव मतलब राक्षस होता है। तो दानव में आपको शब्द मिल जाएगा 2 9, तो 2 लिख लो और 2 बार 9 लिख लीजिए, ठीक है। 2 9 दानव, 2 9, 2 लिख लिया और 2 बार 9 भी लिख लिया, तो 299 होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 299 में किस चीज़ का वर्णन है, आपराधिक मानव वध का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 300 की। इसमें वर्णन है हत्या के परिभाषा की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर हत्या के परिभाषा की बात हो रही है, और 300 में शब्द लिखा हुआ है तीर और शव। ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने तीर मारा और उसके सामने एक शव पड़ा हुआ दिखा, तो जाहिर सी बात है तीर मारेगा तो उसका अंत हो जाएगा, तो शव में बदल जाएगा। तो तीर और शव फॉर 300, ठीक है। तो ये हत्या हो गई। अब हत्या और वध में मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। आपको ये तो याद हो गया कि 300 में हत्या की परिभाषा की बात की गई है, क्योंकि तीर मारा तो हत्या हो गई, तो ये हत्या की परिभाषा कहलाएगा। तो हत्या वह होती है जिसमें डायरेक्ट मारा जाए, ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट मारा गया तो वध कहलाता है। जैसे आपको पता है कि दशरथ ने जानवर समझ के मारा था, तीर लग गई थी श्रवण कुमार के, ठीक है, तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो वध कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्ट मारा तो हत्या, इनडायरेक्ट मारा तो वध। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि कब वध हत्या नहीं होगी, ठीक है। तो अचानक लड़ाई अगर होती है तब मृत्यु हो जाती है तो वध कहलाएगा, हत्या नहीं, ठीक है। सहमति द्वारा अगर मृत्यु होती है तब भी वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं। जैसे मान लीजिए 2 बॉक्सर थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब उनका काम ही है लड़ना, गलती से किसी ने एक हुस्सा जम के मार दिया तो सामने वाला लुढ़क गया, ठीक है, तो वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए शिशु द्वारा या फिर मदोन्नत मतलब नशे में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो वो भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। अचानक प्रकोपन या फिर निजी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो ये भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि कब वध कहलाता है और कब हत्या कहलाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 302 की, जिसमें वर्णन है हत्या के दंड की। हत्या की जो परिभाषा का वर्णन था वो धारा 300 में था, और हत्या के दंड का जो वर्णन है वो 302 में है। तो 302 को ट्रिक से बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फिल्म देखी है तो आपने सुना ही होगा कि दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप ये चीज़ें सुनते रहते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला है वो है धारा 304 खा, जिसमें वर्णन है दहेज मृत्यु का, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दहेज में शब्द लिखा हुआ है दही,
दही समझते हैं ना, मट्ठे वाली दही की बात हो रही है। तो जो दही है वो किसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, जब दही गोकुल से मथुरा जाता था कंस के यहाँ, क्योंकि राजा था तो उसके यहाँ पूरी चीज़ें जाती थी, सभी लेके जाती थी वहाँ से महिलाएं। तो क्या करते थे, कृष्ण भगवान की ट्री के ऊपर चढ़े रहते थे अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ, और ट्री के ऊपर चढ़े चढ़े ही मटके के ऊपर मटके रखे रहते थे दही के, ठीक है। तो ऊपर वाले मटके जितने भी होते थे वो निकाल लिया करते थे ट्री के ऊपर से ही, ठीक है। तो ट्री के ऊपर से मटके चोरी कर लेते थे। मटके का आकार 0 की तरह दिखेगा, ट्री फॉर 3 और चोरी फॉर 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 304 में किस चीज़ का वर्णन है, दही फॉर दहेज मृत्यु का। और खा याद करना है तो आपको पता है दही, कृष्ण भगवान दही की मटकी ले लेते थे तो उसको क्या करते थे, खा लेते थे। तो खा लेने से खा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 304 खा में किस चीज़ का वर्णन है, दहेज मृत्यु का वर्णन है। दहेज मृत्यु के संबंध में आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि अगर विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, यानी 7 वर्ष के अगर बाद ऐसा कुछ होता है तो दहेज मृत्यु में नहीं आएगा, 7 वर्ष के अंदर ही ये दहेज मृत्यु में गिना जाएगा, ठीक है। और इसकी सज़ा क्या होती है, तो 7 वर्ष कैद और या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक इसकी सज़ा मिलती है, तो इस चीज़ को भी आप साथ में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 309 की। इसमें वर्णन है आत्महत्या के प्रयत्न का, ठीक है। आत्महत्या की अगर कोई भी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है तो उसको भी सज़ा मिलती है। तो इसको याद करना है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छा धरती पर रहने की नहीं है ना, धरती पर वो नहीं रहना चाहता, तभी तो आत्महत्या कर रहा है। तो धरती फॉर 30 और नहीं फॉर 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 30 यानी 9, 309 अर्थात धारा 309 में किस चीज़ का वर्णन है, आत्महत्या के प्रयत्न का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब 1 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके संबंध में एक वाद हुआ था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 312 की। तो इसमें वर्णन है गर्भपात करने की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गर्भपात की स्थिति कब बनती है, जब गर्भ में बच्ची होती हैं, ठीक है, यानी लड़कियां जब होती हैं तब। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बच्चियां देवी का अवतार होती हैं। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा, है ना। तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा। तो तीनों लोकों में 3 शब्द आ जाएगा और 12 फॉर 12 यानी 312। तो याद रखिएगा धारा 312 में किस चीज़ का वर्णन है, गर्भपात करने का, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर जीवन बचाना जरूरी हो तब अपराध नहीं होता है, ठीक है। और इसमें सज़ा कितनी मिलती है, तो इसमें सज़ा मिलती है 3 साल की, 3 साल कैद मिलती है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 326 का की, जिसमें वर्णन है तेजाब फेंकने का। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तेजाब फेंकने की बात हो रही है। तो अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका जाए तो जाहिर सी बात है वो जल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 326 में 32 और 6 लिखा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर कोई भी बत्ती है उसको अगर छू दिया जाए, बत्ती को छू दिया जाए तो जाहिर सी बात है जल जाएंगे, कैसे, जैसे तेजाब में जलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 326 में किस चीज़ का वर्णन है, तेजाब फेंकने का। और का को याद करना है तो का की जगह ए भी लिख सकते हैं कि 326 ए में वर्णन है, ठीक है। तो ए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बत्ती छुएगा और जलेगा तो आ की आवाज़ जरूर निकलेगी, तो आ फॉर ए, ठीक है। और इसमें सज़ा कितनी मिलती है, तो 10 साल तक की कैद और पीड़िता को उपचार कराने के खर्च देने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 की, जिसमें वर्णन है स्त्री लज्जा भंग का, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्त्रियों का विवाह होता है, जैसे ही वो पति के घर जाती हैं तो क्या करती हैं, अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, है ना, मतलब घूंघट डाल कर रखती हैं कि लज्जा के कारण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पति के घर जाती हैं तो लज्जा के कारण अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं घूंघट में। तो पति फॉर 35 और चेहरा फॉर 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 में किस चीज़ का वर्णन है, लज्जा फॉर स्त्री लज्जा भंग का, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो 1 से 5 साल तक की सज़ा मिलती है इसमें। अब बात कर लेते हैं धारा 354 ए की। इसमें वर्णन है यौन उत्पीड़न की। तो यौन उत्पीड़न को याद करने के लिए कर लेते हैं यान। यान मतलब क्या होता है, एरोप्लेन यानी विमान, और उत्पीड़न में पीड़न शब्द लिखा, मतलब पीड़ा पहुंचाना, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यान को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं।
तो आपको पता है कि अगर यान को पीड़ा पहुंचाना पड़ेगा तो बाकी तो लोहे लगे होते हैं, तो वैसे तो पीड़ा पहुंच नहीं सकती, लेकिन नीचे टायर होता है। अगर टायर कोई पंचर कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो पीड़ित हो जाएगा, एक तरीके से वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि यान में जो तीनों टायर होते हैं, तीनों टायर उनको पंचर कर दे अगर कोई व्यक्ति, तो कह सकते हैं कि उसने यान को पीड़ा पहुंचाई है। तो तीनों फॉर 3 और पंचर फॉर 5 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 में किस चीज़ का वर्णन है? यौन उत्पीड़न का। ए भी याद रखना है क्योंकि 354 ए है, तो ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब यान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 ए में यौन उत्पीड़न का वर्णन है और 354 में स्त्री लज्जा भंग का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है धारा 354 बी। इसमें वर्णन है स्त्री को निर्वस्त्र करने का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितनी जगह स्त्री शब्द लिखा हुआ है ना, वहाँ पर पुरुष शब्द भी हो सकता है, क्योंकि कानून की नज़रों में स्त्री और पुरुष में कोई भी भिन्नता नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करना ऐसे आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 और 4 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 35 फॉर पत्ती, पत्ती आपको पता है ना, ब्लेड की बात हो रही है, और 4 को कर लेते हैं चीर। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने कपड़ा पहन रखा है, तो पत्ती से अगर उसको चीर दें तो जाहिर सी बात है वो निर्वस्त्र हो जाएगा, है ना, उसकी बॉडी दिखने लगेगी। और बॉडी जो है बी से स्टार्ट होता है, तो पत्ती से चीरना, पत्ती फॉर 35, चीरना फॉर 4, और बॉडी दिखने लगेगी बॉडी का बी, तो 354 बी। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री को निर्वस्त्र करने का। ठीक है, और इसमें सजा कितनी मिलती है? तो मिलती है 3 से 7 साल तक की कैद, अगर कोई भी ऐसा करने का काम करता है तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 सी की। इसमें वर्णन है छिपकर देखने की। ठीक है, रति क्रिया से संबंधित अगर कोई भी छिपकर देखता है तो एक जुर्म है, इसमें 1 से 3 साल तक की सजा मिल सकती है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको का, खा जितने भी बताए होंगे तो इससे ऊपर नहीं बताए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सा बता रहा हूँ। सा मतलब सी, का खा गा हिंदी में बोलते हैं, वैसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी पहली बार आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने खा जरूर याद किया था, धारा 304 खा को, जिसमें मैंने दहेज मृत्यु आपको बताया था। तो सी पहली बार आ रहा है। तो अगर आप सी से संबंधित कोई भी ऑप्शन देखें ना तो क्लियर कर लीजिएगा, सी मतलब देखना होता है, तो देखने से संबंधित छिपकर देखने का वर्णन किस में है? सी वाले में, अर्थात 354 सी में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और इसमें सजा मिलती है 1 से 3 साल तक की कैद का। फिर इसके बाद बात करते हैं धारा 354 डी की। इसमें वर्णन है स्त्री के पीछा करने का। ठीक है, तो डी भी पहली बार आ रहा है जैसे सी पहली बार आया, बाकी आपको पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर देखिए 354 डी, डी फॉर होता है डॉग, और आपको पता है डॉग किसी का पालतू हो तो ज़्यादातर पीछा करके उसके साथ जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 354 डी में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री के पीछा करने का। और अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 354 सी की बात हो रही है, सी मतलब देखना, और यहाँ पर 35 को कर लेते हैं पति और 4 को चोर। ठीक है, तो पति घर में नहीं है तो चोर घुस आया घर में, तो जाहिर सी बात है अब वो देख रहा है कि सामने वाला सो जाए, जो भी महिला है, उसके बाद वो अपना हाथ साफ करके निकल ले। तो पति घर में नहीं है तो चोर अंदर आ गया और देख रहा है, यानी सी कर रहा है कि सामने वाला सो जाए तब हो जाए। तो पति और चोर 35 और 4 यानी 354, और सी फॉर देखना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 सी में छिपकर देखने का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है 354 डी, मैंने बताया। तो 354 डी, डी में वर्णन है स्त्री का पीछा करना। तो अगर पीछा करने की बात हो, नॉर्मली लोग पीछा किससे करना पसंद करेंगे? वाहन से। ठीक है, यानी अपने व्हीकल से पसंद करेंगे पीछा करना। कोई दौड़ के तो पीछा करेगा नहीं, धूप में या फिर किसी भी स्थिति में। तो अगर कोई भी पीछा कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर उसका ट्यूब पंचर कर दिया जाए तो वो पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछा करना गलत बात है। ठीक है, तो अगर उसका ट्यूब पंचर कर दें तो पीछा नहीं कर पाएगा। किसकी तरह? डॉग की तरह, क्योंकि डॉग पीछा करते हैं। तो ट्यूब पंचर फॉर, ट्यूब फॉर 3, ठीक है, और पंचर फॉर 5 4। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 डी में स्त्री के पीछा करने का वर्णन है, और इसमें सजा कितनी है? तो 3 वर्ष की कैद का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 359 की। इसमें वर्णन है व्यापहरण की। व्यापहरण मतलब होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग का अर्थ समझिए कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाएं, चाहे वह विकृत चित्त व्यक्ति हो, मतलब जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, और लड़के की उम्र अगर 16 है, ठीक है, और लड़की की उम्र अगर 18 है, अगर इससे कम है तो ही माना जाएगा कि किडनैपिंग हुई है। वो भी कैसे? बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए, बलपूर्वक ले जाएगा तब वो किडनैपिंग नहीं कहलाएगी, यानी व्यापहरण नहीं कहलाएगा, तब वो अपहरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको याद करना इस तरह से आसान हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए व्यापहरण में शब्द लिखा हुआ है व्यापार और हरण, यानी व्यापार के लिए हरण। अब व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता
है ना। व्यापार में या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता, अर्थात लॉस होता है। तो प्रॉफिट फॉर 35, प्रॉफिट 35 और नहीं होता फॉर 9। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर देखिए या तो प्रॉफिट होता है या नहीं होता, प्रॉफिट फॉर 35 और नहीं फॉर 9। तो 35 और 9 यानी 359। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 359 में किस चीज़ का वर्णन है, व्यापारण का वर्णन है। ठीक है, और व्यापारण मतलब किडनैपिंग होता है। और मैंने आपको बता दिया किडनैपिंग तब माना जाएगा जब लड़की की उम्र 18 से कम हो और लड़के की उम्र 16 से कम हो, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनको बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए तो वो व्यापारण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 361 की। तो इसमें वर्णन है संरक्षण में से व्यापारण की, मतलब संरक्षण में से किडनैपिंग की। तो इसको याद करने के संबंध में मुझे एक चीज़ याद आती है कि संरक्षण में सीता माता थी तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी रावण के द्वारा। ठीक है, तो रावण तब तक ट्री के पीछे से एकटक सीता को देख रहा था, कब तक, जब तक कि राम और लक्ष्मण वहां से दूर नहीं चले गए थे, है ना। रावण ट्री के पीछे से तब तक सीता माता को एकटक देख रहा था जब तक कि राम लक्ष्मण कुटिया से दूर नहीं चले गए थे, उसके बाद वो किडनैपिंग करके ले गया था। तो ट्री के पीछे से एकटक देख रहा था, तो ट्री फॉर 3 और एकटक फॉर 61। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 361 में किस चीज़ का वर्णन है, संरक्षण में से व्यापारण का। याद रहेगा ना, आसान है याद करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 362 की। तो इसमें वर्णन है अपहरण के परिभाषा की। इससे पहले मैंने धारा 359 बताया, उसमें मैंने आपको व्यापारण बताया, मतलब किडनैपिंग बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाया जाए तो वो किडनैपिंग कहलाता है। ठीक है, यानी व्यापारण कहलाता है। अपहरण का मतलब क्या है कि अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाया जाए तो वो कहलाता है अपहरण। ठीक है, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति की उम्र को ले जाया जाए तो वो अपहरण है। और उसमें मैंने उम्र की सीमा आपको बताई थी कि लड़का 16 साल से कम का हो और लड़की 18 साल से कम की हो। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसको अगर बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाता है। तो अपहरण मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, वो भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे क्या करते हैं आतंकवादी लोग हो गए, वो लोग यात्री से भरी बस को अपहरण कर लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे आपने सुना होगा बहुत सारी मूवियों में, बहुत सारे सीरियल में, कि यात्री से भरी जो बस होती है उसको पूरा का पूरा अपहरण कर लेते हैं। तो यात्री में आपको पता मिल जाएगा शब्द ट्री। ठीक है, 3 फॉर 3 और बस फॉर 62 यानी 362। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अपहरण की परिभाषा किस धारा में वर्णित है, धारा 362 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 366 की। तो इसमें वर्णन है विवाह के लिए अपहरण, मतलब जबरदस्ती किसी को विवाह के लिए ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 366 में एक शब्द लिखा हुआ है 3 और 66 में शब्द लिखा हुआ है 6। तो ऐसा समझिए कि अगर किसी को ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको खींच के ले जाएंगे। खींचने का मतलब तीनना भी होता है कि अगर उसका हाथ पकड़ के यानी तीन के ले जाएंगे उसको ज़बरदस्ती, तो जाहिर सी बात है सामने वाला क्या बोलेगा, छोरो छोरो। ठीक है, तो तीन के ले जा रहे हैं तब बोला है छोरो छोरो। तो 3 और छोरो छोरो फॉर 6। तो 366 में किस चीज़ का वर्णन है, विवाह के लिए अपहरण का। ठीक है, और इसमें सज़ा जो है कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 10 साल तक की कैद अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 375 की, जिसमें बलात्कार संघ के परिभाषा का वर्णन है। उसके बाद है धारा 376 जिसमें बलात्कार संघ के दंड की बात की गई है। तो 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, यानी 10 साल का कैद या फिर आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल। तो यहाँ पर उसके बाद है धारा 376D जिसमें सामूहिक बलात्कार का वर्णन है, उसकी सजा होती है आजीवन कारावास। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि 375 और 376 में बलात्कार संघ यानी बलात्कार से संबंधित धाराएं हैं। और ये जो धाराएं होती हैं ये बाल विवाह में भी यही लगती हैं। ठीक है, अगर किसी का बाल विवाह करवाया जाता है तो यही धाराएं लगाई जाती हैं। तो सिंपल से अगर बाल विवाह को याद कर लेंगे तो ये सभी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप उसी से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो बाल विवाह के संबंध में धारा 375 और धारा 376 को याद करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी का विवाह जो है टीन एज में हो गया, छोटेपन में हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो जरूरी नहीं कि उसी से विवाह करे। ठीक है, या फिर उसी से विवाह करने में वो सहमत हो। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर यही होता है कि जो टीन एज में विवाह हुए हैं वो पीछे हट जाते हैं लोग। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं उस विवाह से और उस विवाह का साथ छोड़ देते हैं। या तो उससे मतलब पीछे हट जाते हैं उस विवाह से टीन एज के बच्चे, या फिर वो साथ छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला पीछे हट जाते हैं तो पीछे फॉर 75, टीन एज के बच्चे तो 3 फॉर 3। तो 3 एज के बच्चे जो पीछे हट जाते हैं तो 375 हो गया। और मैंने बोला कि पीछे हटने के बाद वो क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो साथ छोड़ने में 7 और 6। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 375 और धारा 376 में किस चीज़ का वर्णन है, बाल विवाह का। ठीक है, और उसके संबंध में ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि बलात्कार संघ की परिभाषा का भी वर्णन है और
जितने भी बलात्संग से संबंधित अपराध हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे बलात्संग का दंड हो या फिर बलात्संग में मृत्यु हो या फिर सामूहिक बलात्कार हो। तो इसके संबंध में धारा 375 और धारा 376 ही है और इसी से संबंधित बाल विवाह भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 378 की। तो इसमें वर्णन है चोरी के बारे में। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए चोरी शब्द लिखा हुआ है। चोरी आपको पता है चोर करते हैं, यानी हाथ साफ करना भी बोलते हैं ना, कि चोर जो है वो हाथ साफ करके चला गया। तो आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर चोरी कब होती है, जब इंसान सोते रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जब हम सोती तब चोर हाथ साफ करती। ठीक है, जब हम सब सोती तो चोर हाथ साफ करती। तो सोती फॉर 37, सोती हाथ साफ करती, मैंने बोला था हाथ फॉर 8, सोती और 8 यानी 3 7 8 अर्थात धारा 378। तो जब हम सोते हैं तो चोर हाथ साफ करता है, तो हाथ साफ करना मतलब चोरी करता है। तो धारा 378 में किस चीज़ का वर्णन है, चोरी का वर्णन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 379। इसमें वर्णन है चोरी के दंड का। ठीक है, तो आपको पता है चोरी 378 में है, तो जस्ट उसके बाद चोरी के दंड की बात की गई है। चोरी की जो दंड मिलती है यानी सज़ा कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 3 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं धारा 390 की। तो इसमें वर्णन है लूट का। ठीक है, मैं आपको बता दूं लूट वो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग हों। ठीक है, 4 लोग से अगर ज़्यादा हो गए तो फिर लूट नहीं कहलाएगी बल्कि वो डकैती कहलाएगी। तो 4 लोग अगर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो लूट की श्रेणी में आता है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि लूट शब्द खुद ही बोल रहा है कि मैं धारा 390 में वर्णित हूँ। कैसे, तो देखिए जो लूट का ला है कैसा दिखता है, 3 की तरह। ऊ की मात्रा जो लगी हुई है वो कैसे दिखती है, तो आप बोलेंगे 9 की तरह। तो 3 और 9 तो मिल गए। फिर उसके बाद टा शब्द लिखा हुआ है, टा को अगर थोड़ा सा जोड़ दें, ठा जैसा कर दें, तो कैसा दिखेगा, 0 जो कि लटक रहा है। तो कितना हो गया, 390, यानी लूट का वर्णन किसमें है, 390 अर्थात 390 में। ठीक है, आसान है ना। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डकैती के बारे में। तो डकैती जो है वो धारा 391 में वर्णित है। मैं आपको बता दूं कि जैसे लूट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा लोग हो गए, 5 या 5 से अधिक, तो वो डकैती में आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है डकैती मतलब डाकुओं की बात हो रही है, और डाकू ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ट्री हों, पेड़ पौधे हों, ठीक है, झाड़ियाँ हों, वहाँ पर डाकू लोग एक कोने में निवास करते हैं, सबके बीच में नहीं रहते। तो ट्री के पास छुपे होते हैं एक कोने में, तो ट्री फॉर 3 और एक कोने फॉर 91। तो 391 में किस चीज़ का वर्णन है, डकैती का वर्णन है। ठीक है, और साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 392 में लूट के दंड का वर्णन है। ठीक है, लूट की परिभाषा 390, जबकि लूट का जो दंड है किसमें वर्णित है, 392 में, 91 के बाद। ठीक है, आपको बता दूं कि सज़ा कितनी होती है, तो वो होती है 10 साल कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, और अगर कोई भी नेशनल हाईवे में रात में लूट करता है तो 14 साल का कैद और प्लस जुर्माना। ठीक है, और जो डकैती का दंड है ना वो धारा 395 में वर्णित है, और इसकी जो सज़ा होती है वो होती है आजीवन कारावास। तो इस चीज़ को आप खुद से याद रखिएगा। मैंने आपको लूट की परिभाषा किस में वर्णित है वो बता दिया, डकैती की परिभाषा किस में वर्णित है वो बता दिया, और दंड 392 और 395 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 401 की। इसमें वर्णन है चोरों की टोली में से होना। ठीक है, तो चोरों की टोली में से होने पर क्या दंड होता है, 7 साल की कैद होती है। तो चोरों की टोली में से होना मतलब क्या, कि चोरों की टोली में से एक होना, यही ना, एक की बात हो रही है कि चोरों की टोली में से अगर कोई है तो उसको ये सज़ा मिलेगी 7 साल की कैद। तो चोरों की टोली में से एक होना, तो चोरों पर 4 और ओ दिखता है 0 की तरह, मैंने बोला चोरों की टोली में से एक होना, तो 401। तो धारा 401 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों, चोरों की टोली में से एक होने का दंड। ठीक है, अब आपको पता है कि चोर जो होते हैं डाकू से कम खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो डाकू जो है चोर से ऊपर आएंगे क्योंकि डाकू ज़्यादा खतरनाक होते हैं चोरों से। तो डाकू जो है चोर के ऊपर आएंगे, यानी 401 में चोर हैं तो 400 में डाकू आएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, और इसकी सज़ा होती है 10 साल की कैद। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 494 और 95 की। ठीक है, तो 494 में वर्णन है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का। तो इसका दंड क्या होता है, तो 7 साल की कैद होती है और जुर्माना होता है। ठीक है, 495 में वर्णन है दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाना। तो इसकी जो सज़ा होती है वो होती है 10 साल की कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, तो इसको याद करना है। तो आपको पता है कि शादी में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेरे, तो फेरे से आपको फोरे याद आ जाएगा, शादी के फेरे, तो 4 आपको याद आ गया। अब शादी होती है तो जाहिर सी बात है खुशियों का टाइम है, तो लोग नाचते भी हैं, तो नाचने में 9 और 4 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाच फॉर 9 4। तो 494 में किस चीज़ का वर्णन है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का।
फिर जो 495 है इसमें लिखा हुआ है पहले विवाह को छिपाना, यानी पहचान को छिपा रहा है पूरी तरह से कि एक बार विवाह हो चुका है। तो पहचान फॉर 95 और शादी है तो फेरे होंगे, तो फेरे फॉर 4 और पहचान फॉर 95, यानी 495 में किस चीज़ का वर्णन है? दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाने का। याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। अब है धारा 498 का, इसमें वर्णन है महिला को प्रताड़ित करने का। तो आपको पता है प्रताड़ित करने के तरीके दो होते हैं, एक तो महिला से ऊंची आवाज़ में बात करना, या फिर दूसरा ये कि महिला के ऊपर हाथ उठाना। तो ऊंची आवाज़ में बात करें या फिर हाथ उठाएं, दोनों के दोनों प्रताड़ित करना ही है। ठीक है, तो ऊंची फॉर 49 और हाथ उठाना फॉर 8, तो 49 और 8 यानी 498। ठीक है, और ऑप्शन देख के आप का क्लियर कर लोगे कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का आपराधिक कार्य का वर्णन है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि महिला को प्रताड़ित करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक कार्य है, और आपको ऑप्शन दे देगा 496, 497, 498 और 498 का। ऐसा कभी नहीं होता, ज़्यादातर आपको ऐसे दे देगा कि 315, 212, ठीक है, 498 का और 511, तो दूर दूर ऑप्शन देता है, तो क्लियर हो जाएगा कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का अपराध वर्णित है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 499 की। इसमें वर्णन है मानहानि की परिभाषा का। तो मानहानि की परिभाषा जाहिर सी बात है, किसी बंदे का ऊंचा नाम है ना, तभी तो मानहानि होगी। मान लीजिए किसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसने पहले से अपने नाम बोल रखे हैं, बोल रखे समझते हैं, मतलब उसने अपने नाम कमाया ही नहीं है, कोई उसको पहचानता ही नहीं, तो मानहानि कितनी होगी? थोड़ी सी। लेकिन अगर किसी का ऊंचा नाम है तो मानहानि ज़्यादा होगी। तो ऊंचा फॉर 49, नाम फॉर 9, 49 और 9 यानी 499। तो याद रखिएगा धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन है, और इसका जो दंड है उसका वर्णन है धारा 500 में। ठीक है, इसके जस्ट बाद दंड क्या होता है? तो 2 साल की कैद प्लस जुर्माना होता है मानहानि के दंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे सामने अगला है धारा 509। इसमें वर्णन है ऐसे शब्द जो अनादरित करें, मतलब कि महिलाओं को गलत इशारे करना या फिर अश्लील कॉल करना, अश्लील पत्र देना, ये सब। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए कोई कॉल करता है या फिर पत्र देता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सामने होगा तो पिट जाएगा, और दूर है तो बच जाएगा। ठीक है, कॉल कर रहा है, दूर से कर रहा है तो बच गया मान लीजिए। और अगर वह पास में है तो जाहिर सी बात है गलत गलत इशारे अगर कर रहा है तो महिलाएं क्या बोलेंगी? पास आओ ना तब बताऊं तुमको, गधे कहीं के। जाहिर सी बात है मैंने गधा बोल के गधों का जो है अपमान कर दिया है, गधे नहीं होते वो, गधे से भी बदतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात फिलहाल इतनी हो रही है कि महिलाएं यही बोलेंगी कि पास आओ ना तब बताऊं तुमको। ठीक है, पास आओ ना, पास फॉर 5, आओ फॉर ओ और ना फॉर 9, यानी 509। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि धारा 509 में किस चीज़ का वर्णन है? महिलाओं को गलत गलत इशारे करना, अश्लील कॉल या फिर अश्लील पत्र देना। ठीक है, तो इस चीज़ का अपराध का वर्णन इसमें है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीसी के लास्ट धारा की, जो है 511। इसमें वर्णन है अपराध के प्रयत्न का। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं आईपीसी की धारा को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरा करवा पाऊँगा। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, तो वो मैंने बनाई थी आपकी महिलाओं से संबंधित अपराध की। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा 12-13 धाराएँ थी, तो उसको मैंने किसी प्रकार से किया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसकी ट्रिक पूरी बना पाऊँगा। लेकिन आप सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है, जबकि ये मुझे भी याद हो गई हैं, उम्मीद है आपको भी याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि ये चीज़ कभी ना भूले, क्योंकि आपको पता है ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद करना है अगर 511 को, तो इसमें लिखा हुआ है अपराध का प्रयत्न। अब अपराध का प्रयत्न तभी पता चलेगा जब कोई बंदा पकड़ा जाए चोरी करते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए, है ना। अगर चोरी करके निकल गया तो अपराध तो हो गया,